हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास के अंदर जुड़ेंगे, जिस प्यारी सी क्लास के अंदर हम लोग बातें करेंगे आधुनिक भारत के बारे में। आज आधुनिक भारत के लिए हमारी 5वीं क्लास होगी, जो कि अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हम लोग विश्व इतिहास की बात करेंगे। आधुनिक भारत की 5वीं क्लास में मैं एक तो बहुत सारी पीछे की चीजें हैं उनको रिवाइज करा दूंगा, साथ ही साथ जो टॉपिक्स बचे हुए हैं इसको भी कवर कराने का काम करूंगा। गरिमा नमस्ते भाई, राम राम नवीन, अजय नमस्कार भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो बिना समय गवाए देरी किए राज गुड आफ्टरनून। गुरुजी नंबर शो नहीं हो रहा है, थोड़ी देर में शो हो जाएगा सर के। समर्थ क्लास के बाद आप कॉल कर लेना, ठीक है? क्लास के बाद हम रिप्लाई कर देंगे भाई। बहुत सारे कमेंट आ गए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बातों की शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। धर्म सभा के संस्थापक कौन? प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे। इसके बाद मैं आपको सारे के सारे समाज के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको वेदांत समाज, वेद समाज, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, इन सभी के बारे में बताया है। अब इन ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? देखो, एक शब्द है ब्रह्म, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक बार लिख देता हूं। एक तो ब्रह्म समाज है, मैंने आपको राजा राम मोहन राय के बारे में बताते वक्त ब्रह्म समाज पढ़ाया था। इसके बाद एक है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, अगर मैं आदि ब्रह्म समाज की बात करूंगा तो आप लोग बात याद रखेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि एक महान हस्ती हैं, उनको आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, यदि भारतीय ब्रह्म समाज की बात करूं तो आप लोग नाम याद रखेंगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन एक बहुत बड़ा नाम है, केशव चंद्र सेन। मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत सारे समाज पढ़ाए, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में बात की, विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात की, ऐसे ऐसे अनेकों टॉपिक कवर कर चुके हम लोग। यहाँ पर धर्म सभा बचा हुआ था, तो आप लोग आंसर देंगे राधाकांत देव। राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं भाई। वेदांत कॉलेज 1829 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्बेन में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर मैं पांडुरंग की बात करूं तो मैंने आत्मा राम पांडुरंग के बारे में आपको पढ़ाया, जिसमें आप लोगों ने प्रार्थना समाज के बारे में बात की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना डैश में हुई थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने आपको पढ़ाया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में, लेकिन तब मैंने आपको महामना या मदन मोहन मालवीय के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शन ही कुछ अलग हैं। बनारस के हिंदू कॉलेज की स्थापना डैश में हुई थी, 1785, 1786, 1791 या 1784। तो आप सभी आंसर देंगे कि भाई बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई थी। 1791। बातें करेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको मैंने आपसे बताया था कि भाई इसको सिविल सेवा का जनक बोला जाता है। इसका जो टेन्योर है वो 1785 से लेकर 1793 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया है। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसको भारत में नागरिक सेवा का जनक बोला जाता है। इसी के समय स्थायी बंदोबस्त, इसी के समय मैंने आपको रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताया था। इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात करते वक्त हम लोगों ने बातें की थी कि इसने भारत के अंदर राजस्व पुलिस और राजस्व विभाग की स्थापना की थी। इसके समय एक व्यक्ति था जिसका नाम है जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन, इस जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में मैंने आपको 1916 में पढ़ाया था, जब मैंने एक व्यक्ति सिखाया आपको, मदन मोहन मालवीय। जिस मदन मोहन मालवीय को मैंने महामना के नाम से आपको बताया था,
उसी मदन मोहन मालवीय के बारे में पढ़ाते वक्त 1916 हम लोगों ने BHU की बात की थी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके बारे में 1916 के अंदर बात की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। आज उसको आप लोग कहां देख पाते हैं? अलीगढ़, कलकत्ता, दिल्ली और लाहौर। कल जब मैंने आपको बताया था कि भाई मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खान, आपको अहमदिया आंदोलन के बारे में याद होगा। जब हम अहमदिया आंदोलन की बात कर रहे थे तब सैयद अहमद खान के बारे में बात की थी। 1875 में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। कहां पर हुई थी? तो आंसर देंगे अलीगढ़। अभी अलीगढ़ के बारे में आप लोग एक बात और याद रखेंगे, 1875 में तो इसकी स्थापना मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से हो गई, लेकिन बाद में 1920 में इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। आज इसको किस नाम से जाना जाता? तो आप लोग बोलेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, या फिर आप इसको AMU भी बोलेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ वैसे भी बहुत फेमस है। मैंने आपको लॉक सिटी यानी कि ताड़ा नगरी के बारे में पढ़ाते वक्त किसकी बात की थी? अलीगढ़ की बात की थी। ठीक है, अलीगढ़ है कहां पर? तो आप लोग बोलेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर है। अलीगढ़ आज यूपी के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। डैश ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो एक बहुत बड़ा नाम है जिनका नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। यदि मैं भीमराव अंबेडकर की आपसे बात करता हूं तो इस महान हस्ती को तो सभी जानते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है दलितों के लिए, महिलाओं के लिए। भीमराव रामजी अंबेडकर, रामजी सकपाल इनके पिताजी थे, इसीलिए हम इनको भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से जानते हैं। भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एक तो ये पुस्तक याद रखेंगे। इसके साथ ही आप पुस्तक याद रखेंगे वेटिंग फॉर वीजा, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। वेटिंग फॉर वीजा ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद एक पुस्तक याद रखेंगे बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स। बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स इनकी एक पुस्तक है, उसको भी याद रखेंगे। इसके बाद आप लोग एक पुस्तक याद रखेंगे मूक नायक। ये सारी किताबें किसकी हैं? तो आप लोग बोलेंगे ये सारी किताबें भीमराव रामजी अंबेडकर की हैं। इंपॉर्टेंट हस्ती है, एक बात याद रखेंगे, इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। ये अपने पिताजी की 14 संतान यानी 14वीं संतान थे। इनका जन्म जो बर्थ है वो जन्म मऊ एक स्थान है। कहां पर है? तो आप बोलेंगे मऊ मध्य प्रदेश के अंदर है। मऊ मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी जनजाति या जाति के बारे में याद रखेंगे। इनकी जाति का नाम था महार। ये महार ट्राइब से बिलोंग करते थे। ठीक है, इन्होंने दलितों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर आप याद रखेंगे। बिल्कुल भाई राज, बहुत ही अच्छे। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। भारत में एक प्रारूप समिति बनी, उसके अध्यक्ष थे, इसी कारण इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग पॉलिटी के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल होगा भाई राज। लेकिन मऊ उस समय मध्य प्रदेश के अंदर था। जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले इन्होंने अपने 3 लाख अनुयायियों के साथ मिलकर एक धर्म स्वीकार कर लिया था, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था मरने से पहले। क्वेश्चन आता है इनकी समाधि का क्या नाम? तो समाधि के बारे में आप लोग क्या आंसर देंगे? समाधि के बारे में आप लोग बोलेंगे इनकी समाधि का नाम है चैत्य भूमि इनकी समाधि का नाम। किसकी? भीमराव अंबेडकर। आगे आ जाओ। किसने आनंद मठ लिखा जहां से भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए। अवनींद्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग कि भारत माता का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप लोग आंसर देंगे अवनींद्रनाथ टैगोर।
यदि मैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपसे बात करूं तो इनको तो सभी जानते भाई। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते वक्त हम लोग एक पुस्तक पढ़ते हैं जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर हम लोग याद रखते हैं 1913 1913 1913 के अंदर इनको एक पुरस्कार दिया गया था साहित्य के अंदर। साहित्य के अंदर क्या मिला? तो आप लोग बोलेंगे साहित्य का नोबेल पुरस्कार। जब साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला गीतांजलि पुस्तक के लिए, तो ये फर्स्ट एशियन, प्रथम एशियाई, साथ ही साथ आप लोग याद रखेंगे, या फिर फर्स्ट नॉन यूरोपियन, प्रथम गैर यूरोपियन व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम गैर यूरोपियन व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला उनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसके बाद एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जिसका नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग याद रखेंगे, इनके पास उपाधि थी गुरुदेव की। इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। ये गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दी थी? तो आप लोग आंसर देंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इन्हें एक टाइटल दिया था जिसका नाम क्या है? गुरुदेव। मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। मोहम्मद इकबाल की एक बहुत पवित्र कृति है। अगर हम बात करें वंदे मातरम की तो आप लोग बोलेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया था? वंदे मातरम को लिखा था। स्वर्गीय सरोजनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई है? भारत की चील, कोकिला, गौरैया या हॉर्नबिल? सरोजनी नायडू। अगर मैं बातें करूं सरोजनी नायडू के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा? सरोजनी नायडू, पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे इनका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम था सरोजनी चट्टोपाध्याय। सरोजनी चट्टोपाध्याय इनका वास्तविक नाम। इसी सरोजनी नायडू के बारे में हम लोग याद रखते हैं कि जो सरोजनी नायडू है ये यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल, या भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप लोग आंसर देंगे प्रथम महिला राज्यपाल का नाम है सरोजनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल। इसके बाद इनका संबंध भारत के किस राज्य से? तो आप लोग बोलेंगे इनका संबंध भारत के हैदराबाद राज्य से। हैदराबाद राज्य से। क्वेश्चन आता है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम क्या देंगे आप लोग? आप लोग बोलेंगे सरोजनी नायडू। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गई थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें भाग लेने के लिए कौन गई थी? तो आप बोलेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सरोजनी नायडू गई थी। इनको भारत कोकिला की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? यानी भारत की कोकिला इनको बोला किसके द्वारा गया था? तो आप लोग बोलेंगे इनको भारत की कोकिला महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। महात्मा गांधी। एक पुस्तक आती है, पुस्तक का नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड। पुस्तक का नाम क्या है? गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये कृति किसके द्वारा लिखी गई है? गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग आंसर देंगे सरोजनी नायडू। इंपोर्टेंट नाम है। चंद्रबाबू नायडू से कोई रिलेशन तो नहीं है इनके, बिल्कुल उन्हीं के परिवार से बिलोंग करती हैं। ये हैदराबाद के एक छोटे से परिवार से बिलोंग करती हैं। बहुत बड़ा नाम है। कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? आप लोग आंसर दे देंगे इजीली। अब इसके अंदर 4 महिलाएं दी गई है। राजकुमारी अमृत कौर, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। तो आप सभी प्यारे साथियों को मैंने अभी लिखवाया था कि सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अभी आपको एक नाम दिख रहा है राजकुमारी अमृत कौर, इंपोर्टेंट नाम। यदि मैं राजकुमारी अमृता कौर के बारे में बात करूं तो भारत की प्रथम महिला मंत्री है। भारत की प्रथम महिला मंत्री। महिला मंत्री का नाम क्या था? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। इसके बाद एक बात याद रखेंगे, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री महिला। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री महिला कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद आपको मिलेगा, आपने एक एम्स पढ़ा है, एम्स
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसी एम्स की जो ओपीडी है, उस ओपीडी का नाम किसके नाम पर, ओपीडी भी आपको बताया भाई, ओपीडी का फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसी ओपीडी का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो राजकुमारी अमृता कौर के नाम पर, राजकुमारी अमृता कौर के नाम पर इस ओपीडी का नाम रखा गया है, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैंने बताया था, इनको मनु के नाम से जाना जाता था। मनु, दत्तक पुत्र के कारण जब हड़प की नीति में ये लड़ी तो खूब लड़ी, तो झांसी वाली रानी थी। ये स्लोगन बहुत प्रसिद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा गाया गया था। आगे बढ़ते। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संबंध निम्नलिखित किस समुदाय से है, महार, बरार, संथाल या संगोई। अभी आपको एक संथाल ट्राइब दिख रही है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, तो वर्तमान राष्ट्रपति जिनको आप लोग द्रौपदी मुर्मू के नाम से जानते हैं, कहा जाए, वर्तमान राष्ट्रपति जिनको आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो जिनको आप लोग द्रौपदी मुर्मू के नाम से जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस ट्राइब से है, तो आप लोग बोलेंगे द्रौपदी मुर्मू संथाल ट्राइब से। लेकिन बी आर अम्बेडकर का संबंध कहां से है, महार जनजाति से। ठीक है, महार जनजाति से बी आर अम्बेडकर का संबंध है। यदि मैं बी आर अम्बेडकर के बारे में बातें करूं तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चंस की बात करें तो हम लोग इनकी ऑटोबायोग्राफी देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी नाम है वेटिंग फॉर वीजा बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक का नाम है, यानी ऑटोबायोग्राफी का। इनके बारे में एक बात याद रखेंगे, इन्होंने भारत के अंदर कम्युनल अवार्ड भारत के अंदर लाने का श्रेय किसको जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 1932 में भारत के अंदर कम्युनल अवार्ड यही लेकर आए थे। इसके बाद इनके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग, इन्होंने पूना समझौता 1932 किया था। किसके साथ किया था, तो महात्मा गांधी के साथ। 1932 में इनके और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, इनके बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसका नाम क्या है, पूना समझौता। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी भाई, हम लोग 14 अप्रैल को तो याद रखते ही हैं। आगे आ जाओ। किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और उसकी अध्यक्ष बन गई। ठीक है, एक पार्टी है, पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। वैसे मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको केवल 6 पार्टियां याद रखनी है। देखो, पार्टियां 3 तरीके की हैं। सबसे प्रथम पर आती है राष्ट्रीय पार्टी, दूसरे पर आती है राज्य पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी, और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। इस तरीके से पार्टियों का डिवीजन किया जाता है। अगर मैं राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या की बात करूं तो इसमें है 6, राज्य पार्टी की बात करूं तो 50+, और गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों की बात करूं तो 2300+। ये पार्टियों की संख्या है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन सी है, राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है, 6 है। सबसे बड़ा नाम तो आप लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी। फिर आप लोग एक याद रखेंगे, बहुजन समाज पार्टी। इसके बाद एक याद रखेंगे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद आप लोग एक पार्टी का नाम याद रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके बाद एक पार्टी का नाम याद रखेंगे, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी।
इसके बाद एक पार्टी का नाम याद रखेंगे, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। ये 6 भारत के अंदर राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहले राष्ट्र पार्टी का दर्जा इनके पास भी था। ये क्या है, घटते बढ़ते रहते हैं। अभी तृणमूल कांग्रेस के बारे में आप लोग याद रखेंगे, एक ममता बनर्जी है। हम्बा हम्बा इनका एक बहुत फेमस डायलॉग भी प्रसिद्ध हुआ था। साथ ही साथ आप लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है, यानी मुख्यमंत्री हैं। इनका संबंध किस पार्टी से, तो तृणमूल कांग्रेस से। आगे बढ़ते हैं। 1853 में बंबई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी थी। अभी एक शब्द आ गया, रेल। क्वेश्चन आता, भारतीय रेलवे का जनक। भारतीय रेलवे का जनक, तो आप लोग किसका आंसर देंगे, तो आप लोग आंसर देंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक बोला जाता है। इसके अंदर आप लोग याद रखेंगे, भारत में रेल की शुरुआत 1853 में हुई थी। पहली बार कितनी दूरी तय की थी, 34 किलोमीटर। ठीक है। इसके अंदर 3 डिब्बे थे, सॉरी 3 इंजन थे। इंजनों के नाम आप लोग याद रखेंगे, सिंध, साहिब और सुल्तान। फिर आप लोग याद रखेंगे, इसके अंदर डिब्बों की संख्या कितनी थी, तो इसके अंदर डिब्बे थे 14। इसके अंदर 14 डिब्बे थे। फिर क्वेश्चन आएंगे, यात्रियों की संख्या कितनी थी, तो यात्रियों की संख्या थी 400। 400 यात्रियों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था रेलवे के अंदर। वैसे रेलवे पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग बातें करते हैं रेलवे की ज्योग्राफी के अंदर। जब आप टॉपिक पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात कितने तरीके का, तो एक तो यातायात आप लोग थल मार्ग के बारे में पढ़ते हैं, एक यातायात आप लोग जल मार्ग के पढ़ते हैं, और एक यातायात आप लोग वायु मार्ग। अभी जो जल मार्ग है उसके अंदर आप लोग नेशनल वाटरवे पढ़ते हैं सारे के सारे। जो थल मार्ग है उसमें नेशनल हाईवे पढ़ते हैं। लेकिन उसी थल मार्ग के अंदर एक और पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है रेलवे। ठीक है। हम रेलवे को भारत के अंदर 1853 में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग लंदन से, ब्रिटेन से रेलवे को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं रेलवे की पटरियां कितने तरीके की हैं, तो रेलवे की पटरी 3 तरीके की है। जो आज रेलवे की पटरी है वो 3 तरीके की है। 3 तरीके की कौन कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे एक ब्रॉड गेज है, एक मीटर गेज है, एक नैरो गेज। ब्रॉड गेज जो सामान को इधर उधर ले जाने में प्रयोग की जाती है वो ब्रॉड गेज यानी चौड़ी पटड़ी है। मीटर गेज यानी नॉर्मल यात्रियों की सुविधाओं के लिए मीटर गेज का प्रयोग किया जाता है। नैरो गेज पहाड़ों पर रेल चलानी है तो नैरो गेज का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से रेलवे के 18 मुख्यालयों के बारे में बात करते हैं हम लोग। कौन सा मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी रेलवे के 18 मुख्यालय। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम लोग रेलवे के अंदर देखते हैं कि भाई रेलवे पहली जो बिजली से चलने वाली रेल थी वो कहाँ चलाई गई, पहली जो सीएनजी से चलने वाली रेल थी वो कहाँ चलाई गई, पहली डीजल से चलने वाली रेल कहाँ चलाई गई। इस तरीके से रेलवे का डिवीजन करते हैं। ठीक है, आप इसे ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक पढ़ लेना, हम लोग बातों को यहीं रोकते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। अब इन तीनों व्यक्तियों के बारे में तो आपको याद ही हो गया होगा। BHU, महामना को BHU, लाला हरदयाल गदर पार्टी के अंदर पढ़ाई मैंने आपको, गदर पार्टी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के अंदर पढ़ाए। अब एक ही व्यक्ति बच गए जिनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। रविंद्रनाथ टैगोर के पास बहुत सारी उपाधियां थी, जैसे एक उपाधि थी सर, अंग्रेजों ने सर या फिर नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड की उपाधि किनके पास है, तो आप लोग बोलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर के समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने अपनी जो उपाधि थी उसे वापस कर दिया था। उपाधि को वापस कर दिया था सर या नाइटहुड की, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। 2 देशों का राष्ट्रगान। 2 देशों में किस किस का राष्ट्रगान लिखा है, तो आप लोग याद रखेंगे। एक तो राष्ट्रगान इसने भारत का लिखा है। भारत के राष्ट्रगान को क्या बोलते हैं, आप लोग याद रखते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
अगला आप लोग भारत के बाद बांग्लादेश याद रखेंगे। बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग बोलेंगे अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखेंगे। 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1941। निम्नलिखित में से भूदान यज्ञ या भूमि उपहार या भूमि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? नॉर्मल सा एक टॉपिक है सर, कोंकण जाने ऐड नहीं करेंगे क्या? नहीं, 18 जून है। अभी विशाखापत्तनम तक रोकेंगे हम लोग, गरिमा, उसके बाद हम लोग कोंकण की बात करेंगे। कोंकण रेलवे आप लोगों को पता है, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों वाला जो एरिया है वो कोंकण रेलवे जोन के अंतर्गत आएगा, तो उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बातें कर रहे हैं हम लोग भूदान यज्ञ या भूमि आंदोलन, इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं? भूदान आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो पहले सत्याग्रही मैंने आपको विनोबा भावे बताए हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1951। किसके द्वारा की गई? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि महात्मा गांधी के द्वारा जब व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था तो ये प्रथम सत्याग्रही थे। प्रथम सत्याग्रही के नाम से आप किसे जानते हैं? आचार्य विनोबा भावे। इसी आचार्य विनोबा भावे को 1958 भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को दिया गया है। ये कहाँ से दिया जाता है? तो आप लोग याद रखते हैं मनीला। मनीला कहाँ पर है? तो आप लोग बोलेंगे फिलीपींस। मनीला फिलीपींस से इस पुरस्कार को दिया जाता है, रमन मैग्सेसे को। इसी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये एशिया का नोबल है। एशिया का एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन इसे एशिया का नोबल भी बोलते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड को किसे मिल चुका है? तो आप लोग बोलेंगे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, इनको ये पुरस्कार मिल चुका है। ताराबाई, महात्मा गांधी या फिर आत्माराम, इनके बारे में हम लोग बात कर चुके। महात्मा गांधी तो पूरा टॉपिक पढ़ाया। ताराबाई मैंने आपको, जब संभाजी साहू महाराज पद आए तो उसके बाद शिवाजी सेकंड की माता का नाम ताराबाई पढ़ाया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद या मोतीलाल नेहरू? एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, तो आपने पढ़ा भाई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के बारे में। मैंने आपको बताया था लाला लाजपत राय, इन्होंने नारा दिया था गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। मैंने आपको साइमन कमीशन के बारे में पढ़ाया नहीं, लेकिन पॉलिटी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, तब मैं इसके बारे में बात करूंगा। अभी है ना, एक व्यक्ति के बारे में और बातें कर लेते हैं, क्वेश्चंस देखने को मिले उसे। नाम हो उसका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। एक तो आप लोगों ने 2 अखबार याद रखने हैं, एक मराठा और एक केसरी। ये 2 अखबार किसके हैं? तो आप लोग बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक के। ये मराठा अखबार ये अंग्रेजी भाषा में था, और जो केसरी अखबार है ये मराठी भाषा में था। अंग्रेजी भाषा में, साथ ही साथ आप लोग केसरी को याद रखेंगे, मराठी भाषा में था। ठीक है, इन्हीं बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक शिवाजी उत्सव के बारे में याद रखेंगे, शिवाजी उत्सव, और एक गणेश उत्सव। 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में
शिवाजी उत्सव की शुरुआत, गणेश उत्सव किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लाला लाजपत राय के बारे में यदि मैं आपको दो चार बातें और बताऊं तो आप लोग लाला लाजपत राय से याद रखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, इन्होंने और दयाल सिंह मजीठिया ने मिलकर लाहौर के अंदर पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी लक्ष्मी एक संस्था बनाई थी इन्होंने, लाला लाजपत राय ने। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपसे बात कर चुका हूं। इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी, पार्टी का नाम नौजवान सभा पार्टी। नौजवान सभा पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग बोलेंगे चंद्रशेखर आजाद। नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू के बारे में बात कर चुके हम लोग। कौन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन अ लिबरल पार्टी टिकट पर चुने जाने वाले पहले भारतीय? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। केसरी हिंद की उपाधि है, गरिमा केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी जा चुकी है, लेकिन उन्होंने वापस कर दी थी। वैसे मैं बताऊं आपको केसरी हिंद की उपाधि कैसे दी गई थी। जब साउथ अफ्रीका के अंदर केस लड़ने के लिए गए महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी ने वहां पर केस लड़े और उनसे पैसा अर्जित किया। जब पैसा मिला तो पैसा इनके घर पे ही बहुत था, तो इनको जो पैसा मिला उससे इन्होंने एम्बुलेंस चलवा दी। और जब एम्बुलेंस चलवाई तो उन्हीं एम्बुलेंस के कारण वहां के लोगों ने इसे केसरी हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, बाद में एक उपाधि मिली भर्ती करने वाला सार्जेंट, क्योंकि 1914 से 18 जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसके अंदर इन्होंने भारतीयों को कहा था कि भाई अंग्रेजों के साथ वर्ल्ड वार में आप पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते। यानी लंदन की संसद में चुने वाले भारतीय कौन है? दादा भाई नारोजी। मैं इनके बारे में आपको अनेकों बातें बता चुका हूं, जैसे जैसे मैंने बताया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नारोजी, धन के निकास का सिद्धांत दादा भाई नारोजी, प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नारोजी, स्वराज की पहली बार मांग दादा भाई नारोजी। ऐसी मैंने इनके बारे में अनेकों बात की है। ठीक है, अगर चंद्रशेखर आजाद की बात करूं तो मैंने अभी चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपको नौजवान सभा बताई है। नौजवान सभा लिखी ना मैंने, हाँ, नौजवान सभा की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। इनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था। झाबुआ मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में तो अलौकिक कथन, जब इनको पुलिस कोर्ट में लेके जाते हैं तो इनसे इनका नाम पूछा जाता है, तो ये बताते हैं कि मेरी माँ का नाम आज़ादी है और मेरा नाम आज़ाद है। तो वैसे कथन में इनके बहुत प्रसिद्ध है भाई। भगत सिंह शहीद आजम, भगत सिंह जानते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये रचना किसकी है? मैंने आपको कल एन ऑटोबायोग्राफी, लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, अ बंच ऑफ लेटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये चार किताबें जवाहरलाल नेहरू की बताई थी। ज्योतिबा फूले के बारे में आपको गुलामगिरी के बारे में बताया था। गुलामगिरी किसके द्वारा ली गई है? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज या सत्यशोधक नामक एक पुस्तक है, उसको भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग ज्योतिबा फूले का नाम याद रखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी तो अनेकों किताबें बताई थी मैंने, इनकी 10 किताबें बताई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सरदार ने कांग्रेस कितनी थी? राज एक बार चेक करना पड़ेगा। 3 4 4 से तो ज्यादा ही की थी, मैं उसको चेक करके बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग 1886 के अंदर पढ़ते हैं, 1886। इसके बाद 1906 के अंदर पढ़ाया मैंने आपको। इसके बाद भी बहुत सारे हैं, एक 18 समथिंग में पढ़ कर किया, देखेंगे उसको बता दूंगा। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना की थी भाई, तो आप लोग याद रखेंगे मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक और है ए मेरे वतन के लोगों, याद होगा आप सभी को। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत अच्छे राज। आप लोगों ने एक महिला के बारे में पढ़ा जिनका नाम क्या है, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर इसकी गायिका हैं। ऐसा बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री स्वयं रो पड़े थे इस गाने को सुनकर। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों का द्विपक्षीय रूप से समझ सुलझाने पर सहमत हुए। देखो, इसी को आप लोग सर्वदलीय सम्मेलन के नाम से जानेंगे। सर्वदलीय सम्मेलन ये हुआ कब था, तो आप लोग याद रखेंगे ये हुआ था 1944, 1944। 1944 के अंदर हुआ था। जब 1944 में हुआ था तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे शिमला समझौता या शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट किसके द्वारा बुलाया गया था या शिमला समझौता किसके द्वारा बुलाया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के द्वारा शिमला समझौता बुलाया गया था जिसके तहत सभी पार्टियों को अपने मतभेद दूर करने का समय दिया गया था। ठीक है, इसका नाम क्या है, शिमला समझौता। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन लाला लाजपत राय के लेखन में से एक नहीं है। लाला लाजपत राय की बहुत सारी किताबें थी, तो मैं सोचा कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दूंगा, आपको याद रहे। किताबों के नाम है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, अनहैप्पी इंडिया और आर्य समाज। इनमें से कौन सी नहीं है पूछा गया, तो आप लोग नहीं में किसका आंसर देंगे, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है, तो आप लोग याद रखेंगे ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, एक किताब है इंडिया 2020। इंडिया 2020 ये एक व्यक्ति अलग है जिसका नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन, अब्दुल कलाम, ये अलग है। एक तो ये है, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और ये जो हैं ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता, तो आप लोग याद रखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़ते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी था जिसके डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, मैंने बताया था 3 झंडे, उसके अंदर 24 तिल्लियां। अच्छा, आप लोग एक बात और याद रखेंगे, जो 24 तिल्ली है वे 24 घंटे विकास का प्रतीक है। इनको कहां से लिया गया, तो आप लोग याद रखेंगे अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहां पर है, तो आप लोग बोलेंगे सारनाथ। अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। मैंने फिर इसके बारे में बताया था झंडे के बारे में कि ये 3-2 के रेशो में 3:2। ठीक है, 3 रंग बताए थे आपको। एक तो केसरिया, केसरिया जो कि बलिदान का प्रतीक है, सफेद जो कि शांति का प्रतीक है, और हरा जो कि फेथ यानी विश्वास का प्रतीक है, हरा। ये तीनों कलर मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, मैं आपको पॉलिटी में इसके बारे में बताऊंगा जब आप लोग पढ़ेंगे कि भाई पहले झंडा फहराने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को होता था, लेकिन 2002 में नवीन जिंदल हरियाणा के एक निवासी, उनके द्वारा एक केस लड़ा गया कि हमें क्यों नहीं है। उसके बाद सबको झंडा फहराने का अधिकार हो गया। आज आप सभी झंडा फहरा सकते हैं। वो 2002 के बाद की घटनाएं हैं, उससे पहले झंडा फहराने का अधिकार सबके पास नहीं था। ठीक है, ये सारे किसके प्रयासों से सफल हुए थे, तो आप लोग नवीन जिंदल का नाम याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ठीक है, भारतीय जनसंघ,
इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इंपोर्टेंट नाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक तो क्वेश्चन बताओ इनके बारे में। पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मंत्री परिषद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन है? पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मंत्री परिषद से, जवाहरलाल नेहरू की मंत्री परिषद से, की मंत्री परिषद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति है, इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन है? तो आप लोग नाम याद रखेंगे। इस्तीफा देने वाले व्यक्ति का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद आप लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में याद रखेंगे 1951, 1951 इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम क्या है? जनसंघ, जो आज बीजेपी के नाम से जानी जाती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से एक और क्वेश्चन याद रखेंगे। इन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कलकत्ता बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया गया है। कलकत्ता बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आप लोग याद रखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही पार्टी 1980 1980 में किस नाम से जानी गई? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी गई। अभी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी गई तो कौन व्यक्ति इसके संस्थापक थे? तो आप लोग एक अटल बिहारी वाजपेयी को नाम याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति की रफ्तीली राहें पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की द्वारा लिखी गई है। एक व्यक्ति है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी, इन दो व्यक्तियों को याद रखेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इजीली याद हो जाएगा भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन संसद को संबोधित करने वाले वक्ताओं में से एक थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से एक बार आंसर देंगे। तो भाई संसद को संबोधित करने वाले व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। अभी जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उसी राज्यसभा के पदेन सभापति के कारण राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इसी कारण ये संसद का एक अभिन्न अंग है। संसद के 3 भाग, संसद के 3 भागों में आप लोग किस किस भाग को याद रखेंगे? संसद के 3 भाग। सर्वप्रथम आप लोग याद रखते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। फिर आप लोग याद रखते हैं राज्यसभा, राज्यसभा। और फिर आप लोग याद रखते हैं लोकसभा। ये 3 भाग किसके अंदर होते हैं? तो आप लोग बोलेंगे संसद के अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और भी बहुत सारे नाम है, जैसे राजेंद्र प्रसाद है, इनको अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं अजात शत्रु के नाम से। अगर मैं वल्लभ भाई पटेल की बात करूं तो भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क, या फिर इनको भारत का बिस्मार्क या भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता भाई। आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का लौह पुरुष किसे बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी राजगोपालाचारी भारत, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस कवर करेंगे। सर लौह पुरुष भाई, इन्होंने अभी इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
उस टाइम जो पीपल्स थे उन्होंने इनको इस नाम से संबोधित कर दिया, ठीक है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी है, उनको आप कहीं किसी के द्वारा दिया गया टाइटल थोड़ी मानोगे, इसको तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जनता के अंदर इनको ऐसे एक लो पुरुष के रूप में देखा गया था, क्योंकि इन्होंने विलय किया था। विलय से संबंधित भी क्वेश्चन है मेरे पास, देखो ये देखो, जब भारत आजाद हुआ ना, जैसे आप मान लेंगे भाई एक कैलेंडर तो बनता है, एक मैप बनता है भारत का, ये भारत है, ये पाकिस्तान था, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप लोग बांग्लादेश, यहां पर आप लोग नेपाल देख रहे हैं, यहां पर आप लोग भूटान देख रहे हैं, और यहां पर आप लोग म्यांमार देख रहे हैं, ठीक है। अब ये था भारत, यहां पर लक्षद्वीप भी है, यहां पर अंडमान निकोबार भी है, यहां पर श्रीलंका, श्रीलंका तो पहले भारत से अलग था, लेकिन यहां पर श्रीलंका देख रहे हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप है, अखंड भारत है। जब अंग्रेज यहां से गए तो अंग्रेज ने क्या किया, भारत के अंदर 3 पोर्शन थे, एक तो ब्रिटिश प्रांत, एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, एक थी ब्रिटिश कमिश्नरी, ब्रिटिश कमिश्नरी, और एक थी देसी रियासत। ये 3 पार्ट थे भारत के अंदर, देसी रियासत। जब ये 3 भाग थे तो अंग्रेजों ने इनके पास विकल्प रखे, 3 विकल्प। 3 विकल्प क्या थे भाई, एक विकल्प था कि आप भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा विकल्प था कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर शामिल हो जाएं, और तीसरा विकल्प था कि आप लोग अपने आप को स्वतंत्र रखें, इंडिपेंडेंट। अभी ये 3 विकल्प थे तो बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो मान गई थी भाई विलय कर लिया भारत के साथ, भारतीय संघ में या पाकिस्तानी संघ में, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने मना कर दिया। जैसे एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, एक रियासत थी जूनागढ़, जूनागढ़, और एक रियासत थी हैदराबाद। हम मणिपुर वाली को यहां काउंट नहीं करेंगे, ये 3 काउंट करेंगे। अभी जम्मू कश्मीर में क्या किया था, हम लोगों ने एक लेटर ऑफ एक्सेशन यानी कि एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए थे, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के भारत का हिस्सा बनाया था। अगर मैं जूनागढ़ की बात करूं तो रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह, यहाँ के लोगों से वोट करा के हम लोगों ने इसे भारत का हिस्सा बनाया था। यहाँ पर हम लोगों ने पुलिस कार्रवाई की थी, और उसी पुलिस कार्रवाई या पुलिस के ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो, क्योंकि यहाँ पर पोलो के ग्राउंड बहुत ज्यादा थे, तो इसी कारण इसके माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया गया था। एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, कौन सा साल था, 1950, 52, 48 या 63? तो आपको पता है आजादी के तुरंत बाद 1948 के अंदर हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। ये थे भाई आज के अपने क्वेश्चंस। अभी भारतीय इतिहास को मैंने समाप्त कर दिया है, भारतीय इतिहास की समाप्ति। एक बार आप सभी बच्चे बताएंगे आपको मेरे साथ इस तरीके से इतिहास पढ़कर कैसा महसूस हुआ। भारतीय इतिहास की समाप्ति हो गई है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग विश्व इतिहास, अगली जो क्लास होगी हमारी, अगली क्लास क्या होगी भाई, अगली क्लास होगी, अगली कक्षा विश्व इतिहास होगी। ये डे अपने बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, विश्व इतिहास, ठीक है। विश्व इतिहास के अंदर एक ही क्लास के अंदर मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, जूनागढ़ गुजरात के अंदर एक छोटा सा, उसका नाम था, मैंने को भारत रत्न मिला है क्या, बिल्कुल मिला भाई, अभी की बार मिला है। अगली कक्षा हमारी विश्व इतिहास की होगी। इसके बाद विश्व इतिहास समाप्त करने के बाद फिर हम लोग बातें करेंगे भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था की बात करेंगे, ठीक है। ये अपना कर्म होगा भाई। तो आज हमारे साथ आपका इतिहास का सफर यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि आपको कैसी कक्षाएं लगी हमारी। एक बार भाई नोट्स को रिवाइज कर लेना। मैं इसकी होमवर्क शीट को लास्ट वाले, जो लास्ट
नीचे जो ये क्लास के अंदर सबसे लास्ट में आपको होमवर्क शीट मिल जाएगी, उस होमवर्क शीट को पढ़ लेना भाई। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गरिमा, विशाल, सैम, राज, सचिन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।